नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। किसी भी विज्ञान का उद्देश्य वास्तविक जगत के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन करना, तथ्यों को एकत्रित करना, सिद्धांतों का निर्माण करना एवं प्राप्त ज्ञान का मानव के कल्याण में प्रयोग करना होता है। प्रिडिंगटन ने मानव शास्त्र के दो प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रथम उद्देश्य मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना रहा है। मानव प्रकृति के संबंध में अनेक भ्रामक धारणाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में यह भी कहा जाता है कि मानव स्वाभाविक रूप से साम्यवादी, परोपकारी तथा शांति प्रिय है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि मानव अनिवार्यतः व्यक्तिवादी एवं आक्रामक होता है। वह मूलतः धार्मिक होता है या कि धर्म तथा नैतिकता आर्थिक परिवर्तन की ही सहायक उपज है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए मानवशास्त्रियों के द्वारा आदिम समाजों के कुछ अस्पष्ट और अप्रमाणिक उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य वास्तव में आनुभविक प्रयत्नों के द्वारा मानव प्रकृति का सही चित्रण करना है, वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करना है। मानव प्रकृति को समझने के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि हमारे से भिन्न पर्यावरण में मनुष्य कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और जीवन को किस रूप में देखते हैं। आदिम समाजों के लोगों को भी हम लोगों के समान ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनको वे विभिन्न तरीकों से हल करते रहे हैं। उनके द्वारा जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में प्राप्त सफलता अथवा असफलता सभ्य समाजों के लोगों को भी अपनी समस्याओं को सुलझाने एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करती है। सामाजिक मानवशास्त्र का जो दूसरा उद्देश्य है वो है सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना। यहाँ सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य आधुनिक सभ्य समाजों के संपर्क के फलस्वरूप आदिम समाजों पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना है। सभ्य कहलाने वाले आधुनिक लोगों के संपर्क के कारण आदिम लोगों के जीवन में अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। इस प्रकार के संपर्क से अनेक आदिम लोगों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम ब्रिटिश प्रशासकों के संपर्क के कारण नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले टोडा लोगों में अब अनेक यौन रोग फैले, जिनसे टोडा लोगों की जनसंख्या काफ़ी घट गई और यह जनजाति लुप्त प्राय होने लगी। सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ठीक ठीक पता लगाना होता है, उसके संबंध में सही ज्ञान का संग्रहण करना एवं उनके वास्तविक कारणों की खोज करना है। इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर प्रशासक तथा नियोजक जनजातीय कल्याण में विशेष योग दे सकते हैं। मॉर्गन, स्पेंसर तथा दुर्खिम के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संरचनाओं का वर्गीकरण एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना है। फ्रांस में दुर्खिम के अनुयायियों का भी यही मत पाया जाता है। ब्रिटिश मानवशास्त्री भी सामाजिक संरचना के अध्ययन पर जोर देते हैं। टायलर की यह मान्यता रही है कि सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य संस्कृतियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। अमेरिकन मानवशास्त्र में भी यही दृष्टिकोण
काफ़ी लंबे समय तक प्रभावी रहा है। इवांस प्रिचार्ड ने बताया है कि सामाजिक मानवशास्त्र में संस्कृति और समाज दोनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का समान रूप से महत्व है। फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। आजकल सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड की शाही मानवशास्त्रीय संस्था की एक समिति ने भी सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्य बताए हैं। पहला, आदिम संस्कृति का उसी रूप में अध्ययन करना जिस रूप में वह पाई जाती है। दूसरा, सांस्कृतिक संपर्क एवं परिवर्तन या विशिष्ट प्रक्रियाओं के रूप में आदिम समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करना। जिस संस्कृति में कुछ भिन्नताएं पैदा हो गई हैं, उसमें यह पता लगाना कि बाहरी समूह के किन प्रभावों के कारण ऐसा हुआ है। आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना और सार्वभौमिक प्रकृति के प्रामाणिक सामाजिक नियमों का पता लगाना सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य है। स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन कर आधुनिक सभ्य समाजों को समझने का प्रयत्न करता है। सूक्ष्म अध्ययनों द्वारा मानव प्रकृति के संबंध में वास्तविकताओं का पता लगाता है। सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों में से हमें परिचित कराता है। ऐसे संपर्कों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने में योग देता है। सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है और मानव प्रकृति एवं मानव संबंधों के अंतर्निहित नियमों का पता लगाने में भी सहायता करता है। तो आज हमने सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्यों पर चर्चा की। आप सभी विद्यार्थी सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्यों का वर्णन करेंगे और अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।